तो फ्रेंड्स एनआईएसएम का इक्विटी डेरिवेटिव का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। तो पहला जो, जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है? 10 मार्क्स का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, बेसिक ऑफ डेरिवेटिव। बेसिक ऑफ डेरिवेटिव। अब इसमें से 10 नंबर के यानी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। 10 क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस किस टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट हो सकता है, और चैप्टर के लास्ट में हम लोग इसका जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके बारे में भी हम देखेंगे, समझेंगे और उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव और टाइप ऑफ डेरिवेटिव। आप ये मान के चलो कि कम से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे, मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव और टाइप ऑफ डेरिवेटिव से। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव मार्केट से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर या कभी कभी 2 नंबर, वैसे कभी कभी आता भी नहीं है। हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव सिर्फ रटने वाला है, आपको कब क्या हुआ था वो समझना है, तो उससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, इससे दो नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। और रिस्क इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग, रिस्क और इसमें 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन है, तो टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कई बारी कम भी हो जाता है और कई बारी ज्यादा भी हो जाता है। ज्यादा तो कभी नहीं होता पहले चैप्टर से, हो सकता है कि 10 के जगह 8 नंबर के क्वेश्चन है, 7 नंबर के क्वेश्चन है, ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, और आपको क्या करना है, ये जो पीडीएफ फाइल है, ऑलरेडी आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखेंगे, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको ये फाइल फॉरवर्ड कर देगी। जब भी आपको स्टडी करना हो आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के, और जैसे जैसे मैं पॉइंट बताते जा रहा हूं वैसे वैसे आप अगर इसकी तैयारी करेंगे तो ये आप कह सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका एनआईएसएम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 100 में से 60 मार्क्स लेके आने हैं। कितने लेके आने हैं आपको? 100 में से 60 लेके आने हैं। तो आप तैयारी कम से कम 80 मार्क्स का कीजिए, 80 और 90 मार्क्स की तैयारी करेंगे तब आपको 65 से ऊपर 70, 65, 70 इतने मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। कि प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ड्राइव्ड होता है वैल्यू ऑफ सम अदर एसेट नोन एज अंडरलाइन। इसमें जो भी एसेट है, एसेट मतलब जैसे मान के चलो आप किसी स्टॉक का डेरिवेटिव ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक का फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, तो एसेट क्या हो गया? वो स्टॉक का प्राइस हो गया। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, तो रिलायंस इंडस्ट्री का प्राइस आज के डेट में मान के चलो रिलायंस इंडस्ट्री 1300 रुपए आ रहा है स्टॉक, तो ये 1300 रुपए क्या हो गया? ये अंडरलाइन का प्राइस हो गया। रिलायंस को ही बोलेंगे, स्टॉक को ही बोलेंगे अंडरलाइन प्राइस। या फिर निफ्टी, निफ्टी की ट्रेडिंग है, निफ्टी आ रही है मान के चलो 23,900, तो 23,900 निफ्टी का प्राइस आ रहा है, तो निफ्टी क्या हो गया? निफ्टी हो गया अंडरलाइन। तो अंडरलाइन से आपको घबराना नहीं है। इसमें क्या है कि कई वर्ड ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा घुमा दिया है, टिपिकल दिया है, ताकि लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो अंडरलाइन का ज्यादा कुछ नहीं है, अंडरलाइन का मतलब कुछ भी नहीं। अंडरलाइन का मतलब यह है कि क्या बेस है, किस बेस पे फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, डेरिवेटिव किस बेस पे ट्रेड हो रहा है। और प्राइस जो है, इसको डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं? इसको डेरिवेटिव बोलने का रीजन ये है कि ड्राइव्ड है, किससे? ड्राइव्ड है किसी और अंडरलाइन एसेट से। किसी, चाहे वो क्या हो सकता है, वो कमोडिटी हो सकता है, गोल्ड सिल्वर हो सकता है, और क्या हो सकता है? निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स हो सकता है, करेंसी हो सकता है, डॉलर, यूरो, पौंड, एन हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? स्टॉक भी हो सकता है। तो ये सारे अंडरलाइन है, इनको क्या बोलते हैं? अंडरलाइन। मतलब बेस क्या है? बेस क्या है जिसके ऊपर डेरिवेटिव का प्राइस डिसाइडेड है, तो उसको हम बोलते हैं अंडरलाइन। ठीक है, तो अंडरलाइन, अंडरलाइन एसेट आपको समझ में आ गया। अंडरलाइन एसेट क्या है? जिस बेस पे ट्रेड हो रहा है, वो स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी, इंडेक्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे उसको, अब यहां पे यही चीज डिस्कस किया गया। देखिए क्या हो सकता है? मेटल, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, निकल, टिन, ये सब कमोडिटी एमसीएक्स में ट्रेड होता है। जो लोग एमसीएक्स की ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है। और
एनर्जी रिसोर्सेज जो कि एमसीएक्स की ट्रेडिंग होती है, क्या हो सकते हैं वो? क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कोल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकता है, एनर्जी हो गया। एग्री कमोडिटी हो सकता है जैसे व्हीट, शुगर, कॉफी, कॉटन, पल्स, मसाले वगैरह, जैसे जो लोग एनसीडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा, जीरा, सोयाबीन, अपने यहाँ सोयाबीन, सोयाबीन ऑयल, ग्वार सीड, इन सब की ट्रेडिंग होती है। तो ये सारे भी क्या है? ये अंडरलाइन है, ठीक है, डेरिवेटिव है। और क्या हो सकता है? फाइनेंशियल एसेट। शेयर क्या है? शेयर क्या है? शेयर फाइनेंशियल एसेट है, कोई कंपनी है तो फाइनेंशियल एसेट है, राइट। तो शेयर हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया? करेंसी, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया शॉर्ट फॉर्म में। तो ये समझना है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जैसे मान के चलो गोल्ड की ट्रेडिंग हो रही है, तो गोल्ड का फ्यूचर है, तो गोल्ड का फ्यूचर क्या है? क्या ये डेरिवेटिव है? क्या फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव है? क्या बॉन्ड डेरिवेटिव है? तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या है? अब यहां पे आ जाता है डेरिवेटिव मार्केट की हिस्ट्री, कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो डेरिवेटिव मार्केट की हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुई है? 12वीं सेंचुरी से, 12th सेंचुरी से स्टार्ट हुई है इन यूरोपियन ट्रेड फेयर्स। साइन कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसिंग फ्यूचर डिलीवरी ऑफ अदर आइटम दे सोल्ड। देखो, फ्यूचर या डेरिवेटिव होता क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जैसे मान के चलो कोई किसान है, नॉर्मली देसी भाषा में मैं आपको समझाऊं कि किसान है, उसने कोई फसल उगाई, मान के चलते हैं कि उसने सोयाबीन उगाया, और उसको उम्मीद है कि जब फसल की कटाई होगी तो उस टाइम उसके पास 10 टन सोयाबीन होगा 3 महीने बाद। तो 3 महीने बाद उसने क्या किया कि 3 महीने बाद एक कमिटमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जिसको भी सेल करना है व्यापारी से, कि मैं 3 महीने बाद आपको 10 टन सोयाबीन आपको मैं डिलीवर करूंगा, उसके लिए अभी आप मुझे ये टोकन अमाउंट दे दो। सिंपल, यही डेरिवेटिव है, ठीक है। तो यहां पे स्टार्ट कब से हुआ? यूरोपियन ट्रेड फेयर ने स्टार्ट किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फ्यूचर डिलीवरी के लिए फॉर आइटम दे सोल्ड। उसके बाद अब ये प्रक्रिया बढ़ती गई, इसमें अपडेशंस होते गए 13वीं सेंचुरी में देयर आर मेनी एग्जांपल्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय द इंग्लिश। अब इसमें क्या करना है आपको? इस सिर्फ आपको याद कर लेना है कब क्या हुआ, ठीक है, कब क्या हुआ ये सब याद कर लेना है। इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन आता है ना तो इसके ऊपर आता है, सीबोट के ऊपर। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा आपको, चिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड। मुझे ध्यान है केबीसी में 7 करोड़ का क्वेश्चन जब एक बार आया था, केबीसी में देख रहा था, तो 7 करोड़ का जो क्वेश्चन था वो यही क्वेश्चन पूछा गया था स्टॉक मार्केट से, ठीक है, कि इसका फुल फॉर्म क्या है। अब फैसिलिटेट ट्रेडिंग द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन वेरियस कमोडिटी। सबसे पहले कमोडिटी का जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया, किसने किया? एक्सचेंज पे, चिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड। चिकागो बोल लो, शिकागो बोल लो, एक ही बात है। उसके बाद 1865 में सीबोट। अब हर जगह इसका जो नाम यूज करेंगे सीबोट यूज करते हैं, पूरे किताब में अगर कहीं भी नाम यूज होगा तो सीबोट बोलेंगे उसको, ठीक है। अब इसने सबसे पहले एक्सचेंज पे लिस्टेड किया। कब किया लिस्टेड? 1865 में। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन यूएस। यूएस में सबसे पहले एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी स्टार्ट हुआ सीबोट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आपको 1865 में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ एक्सचेंज ट्रेडेड। कहां पे? एक्सचेंज में ट्रेडेड स्टार्ट हुआ डेरिवेटिव का। उससे पहले सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन होते थे। जैसे मैंने आपको किसान का एग्जांपल बताया, दो पार्टी मिलके एक टेबल पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि मैं आपको ये डिलीवरी दूंगा, मुझे आप टोकन अमाउंट दे दो, बाकी पैसा आप डिलीवरी के टाइम पे मुझे दे देना, ठीक है। अब नेक्स्ट, बाकी ये सारी चीजें आपको क्या कर लेनी है? याद कर लेनी है। सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा बताने जैसा नहीं है, आप सारी चीजें याद कर लेना, इनके सन याद कर लेना। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आएगा,
अगर आपको नहीं भी याद होता है तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी इसमें एक चीज मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसा नहीं कि बस अंदाजे से करते चले गए, तो ध्यान रखना माइनस मार्किंग है, 0.25 का माइनस मार्किंग है। 4 गलत क्वेश्चन कर दिया तो एक सही वाले का मार्क्स भी चला जाएगा, ठीक है। तो जो आए उसी को करना है। अब आता है पॉइंट्स, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट ग्लोबली। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो कि डेरिवेटिव मार्केट को इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको इसमें से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, तो ये आपको कुछ नहीं करना, आप एक बार पढ़ लेना, और कुछ नहीं है। अब इसमें फैक्टर कौन कौन से हैं बस उसको ध्यान कर लेना है। इंक्रीज फ्लैक्चुएशन इन अंडरलाइन एसेट प्राइस इन फाइनेंशियल मार्केट। जब ग्रोथ हुआ तो अंडरलाइन का प्राइस जो है उसमें फ्लैक्चुएशन बढ़ गया। जिन लोगों को ध्यान होगा, इंडियन स्टॉक मार्केट में गोल्ड की एक्सचेंज पे ट्रेडिंग एमसीएक्स में स्टार्ट हुआ था 2008 में, ठीक है। उस टाइम पे गोल्ड का प्राइस कितना था, 8,000 रुपए के आसपास का प्राइस था। जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ने लगा गोल्ड के प्राइजेस का, वोलेटिलिटी, पहले गोल्ड में इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं होता था, जब एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता था तो मोमेंटम इतना ज्यादा नहीं था गोल्ड में। जब ट्रेड होना स्टार्ट हो गया तो फ्लैक्चुएशन बढ़ गया। तो पहला अगर ग्रोथ होगा, फाइनेंशियल मार्केट पे ट्रेडिंग स्टार्ट होगी अंडरलाइन की, तो उसमें क्या हो जाएगा, फ्लैक्चुएशन हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फ्लैक्चुएशन क्या होगा, यानी वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, प्लस माइनस ज्यादा होने लगेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबली। इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबली का मतलब क्या होता है, एक कंट्री का जो भी प्राइस है, चाहे वो डॉलर एक्सचेंज हो गया, चाहे वो कोई कमोडिटी हो गया, वो दूसरे कंट्री से ऑलरेडी अटैच है, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटीग्रेशन है सबका एक दूसरे से, तो उसका भी फैक्टर इसमें इन्फ्लुएंस करता है। जैसे अभी आपने देखा होगा ट्रम्प यूएस में इलेक्शन था, तो अभी क्या हुआ, फ्लैक्चुएशन होने लगे कि नहीं, उसके बेसिस पे उतराव चढ़ाव, गोल्ड मार्केट में कितनी तेजी से गिरावट आई, है ना। तो ये सारी चीजें इंपैक्ट डालती है। और यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन हैज हेल्प इन रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे आज के डेट में, आज से अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं अपने इंडिया में, तो ट्रेडर बहुत कम थे। कोविड से पहले, कोविड से पहले छोड़ो, जियो से पहले, जियो से पहले अपने इंडिया में इंटरनेट की कंडीशन क्या थी, बहुत ज्यादा महंगा था। कितने मोबाइल यूजर थे, बहुत कम थे। एकदम से जियो ने जब फ्री किया तो बहुत सारे यूजर बढ़ गए, और बहुत सारे यूजर बढ़ने के वजह से स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर का पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया अपने इंडिया में, और ग्लोबली बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आज के डेट में। पहले क्या होता था, पहले ट्रेडिंग कैसे होती थी कि आपने फोन किया, मैक्सिमम ऑफलाइन ऑर्डर डालते थे, आपने फोन किया ट्रेडिंग ऑफिस में, वहां पे कोई डीलर बैठा होगा, उसने फोन उठाया, आपसे आईडी पूछी और आपका ट्रेड एग्जीक्यूट किया। या फिर लोग ऑफिस में जाके विजिट करते थे, वहीं जाके बताते थे मेरा क्या खरीदो क्या बेचो, जो फुल टाइम ट्रेडर थे, ठीक है। अब हो सकता है आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, पहले अविप्रा, आनंद राठी, इनके यहाँ सबसे ज्यादा लोग जाके ऑफिस में विजिट करके, मैंने तो देखा हुआ है, विजिट करके लोग ट्रेडिंग करते थे। हर जगह भीड़ लगती थी, और एक डीलर पे 10-10, 15-15 लोग सामने से खड़े होके, सामने वाला बिल्कुल इरिटेट हो जाता था, कोई बोल रहा है पहला मेरा ट्रेड करो, पहले मेरे ट्रेड करो, पहले मेरे ट्रेड करो। अभी टेक्नोलॉजी हो जाने से क्या है, सिंगल क्लिक, आप मोबाइल ऐप पे सिंगल क्लिक किया, आपने आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, राइट। हालांकि अब इस चीज को देखो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्यादा डिटेल में जितना जाएंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, तो समझते हैं इसको, ठीक है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या करेगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन जो होगा वो क्या करेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी कम कर दिया सभी ब्रोकर ने। पहले कैसा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा था, अब तो पर ऑर्डर के कॉस्ट आ गए, बहुत सारे डिस्काउंट बुकिंग कंपनियां आ गई जो हर एक ऑर्डर पे आपसे चार्ज करती है। पहले तो सिर्फ परसेंटेज वाइज था, वो भी काफी ज्यादा था, ठीक है। अब ये बात हमने पहले ही कर ली ऑलरेडी। enhance the understanding of मार्केट पार्टिसिपेंट on sophisticated risk
मैनेजमेंट टूल्स टू मैनेज रिस्क। लोगों को रिस्क को मैनेज करने का तरीका समझ में आ गया तो लोग रिस्क को मैनेज कर लेते हैं। मार्केट के बारे में पार्टिसिपेंट की समझ बढ़ गई है। ठीक है, इसके बारे में भी हमने बात कर ली। लगातार इनोवेशन हो रहे हैं, मोबाइल ऐप्स, दुनिया भर की चीजें, टेक्निकल सारी चीजें आ गई मार्केट में। तो आज की डेट में इतना ओवर नॉलेज है कि आप कुछ भी समझने जाओ तुरंत डालो गूगल पे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से ज्यादा कुछ वैसे चांस बहुत कम ही रहते हैं इसमें से क्वेश्चन आने से। एक आध क्वेश्चन अगर आ गया तो आप ये 4-5 पॉइंट्स हैं, इसको आप समझ के और आप आसानी से एक कॉमन सेंस में भी आप इसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, इंडियन डेरिवेटिव मार्केट। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो अपने इंडियन मार्केट का जो इतिहास है डेरिवेटिव का, वो यहां से शुरू होता है, जिसके चेयरमैन बनाए गए कौन? डॉक्टर एलसी गुप्ता। कब बनाए गए ये? सेबी ने सेट किया, 24 मेंबर की कमेटी सेट करी सेबी ने, और ये कब बनाए गए? 18 नवंबर 1996 को। यहां से डेरिवेटिव का इतिहास स्टार्ट होता है। कमेटी बनी, उसके बाद कमेटी ने रिपोर्ट कब सबमिट करी? 17 मार्च 1998 को। ये 24 मेंबर की कमेटी जिसको हेड लीड कर रहे थे एलसी गुप्ता, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी कब? 17 मार्च 1998 को। अब इसके बाद जब ये रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद सेबी ने क्या किया? सेबी सेटअप ए ग्रुप इन जून 1998 में द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर जे.आर. वर्मा, इनके चेयरमैनशिप में किया, टू रिकमेंड ऑफ मेजर्स ऑफ फॉर रिस्क कंटेनमेंट इन डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया। रिस्क उसमें क्या है उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई। द कमेटी सबमिटेड द रिपोर्ट इन अक्टूबर में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी। ऐसे ही आप अंडरलाइन करके इसको अगर कर लेंगे तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। यहाँ से तो दो चीजें, यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन आपको यहाँ से पॉइंट आउट करना है। पहला, यहाँ किसके चेयरमैनशिप में और कब? एलसी गुप्ता के चेयरमैनशिप में 24 मेंबर की कमेटी सेबी ने बनाई, और कब बनाई? 1996 में। बस एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, रिस्क के लिए जे.आर. वर्मा के चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई गई और इन्होंने रिस्क कब सबमिट किया? अक्टूबर 1998 में। पहला चैप्टर थोड़ा सा ऐसा ही है, थोड़ा बहुत थियरी है इसमें। इसके बाद का जो चैप्टर है उसमें मैक्सिमम प्रैक्टिकल है, तो उसमें आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो इसको थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार थोड़ा बहुत पढ़ लेना। उसके बाद क्या क्या इतिहास रहा है। अब यहां से स्टार्ट होता है, द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव स्टार्ट इन इंडिया जून 2000। ये बहुत सिंपल है, जून 6 मंथ और 2000। यहां से परमिट मिला विद सेबी परमिट, बीएसई और किसको? एनएससी को इंट्रोड्यूस किया इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए। ठीक है, अब सेबी ने क्या शुरुआत करने के लिए बोला? अप्रूव किया। सबसे पहले क्या किया? निफ्टी और सेंसेक्स को इंडेक्स बेस, सबसे पहले क्या शुरुआत करी? इंडेक्स बेस। किसका? निफ्टी और सेंसेक्स का, विच कब से स्टार्ट हुआ? जून 2000 से लेटर ट्रेडिंग इंडेक्स। उसके बाद ऑप्शन की शुरुआत हुई कब? जून, एक साल बाद। एक साल पहले फ्यूचर आया सन 2000 में जून में, और एक साल बाद जून 2001 में ऑप्शन के लिए इंडेक्स ऑप्शन सबसे पहले लॉन्च किया हुआ। ध्यान रखना है आपको, सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन, निफ्टी सेंसेक्स इंडेक्स फ्यूचर पहले हुआ, और उसके बाद एक साल बाद इंडेक्स ऑप्शन 2000 और 2001 में, दोनों जून मंथ में। उसके बाद ट्रेडिंग इन ऑप्शन ऑन इंडिविजुअल स्टॉक कब से स्टार्ट हुआ? इन जुलाई 2000। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंडिविजुअल स्टॉक स्टार्टेड इन नवंबर 2000। मतलब ऑप्शन स्टॉक पहले हो गया, स्टॉक ऑप्शन की शुरुआत पहले हो गई, और स्टॉक फ्यूचर की शुरुआत कब हुई? स्टॉक फ्यूचर की शुरुआत नवंबर 2001 में हुई। उसके बाद एमएसएआई एक स्टॉक एक्सचेंज है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बहुत कम टर्नओवर होता है इसमें। इसने स्टार्ट किया 2013 फरवरी में, इसको मिला 2013 फरवरी में। ठीक है, तो ये है अपने इंडियन मार्केट में डेरिवेटिव, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव का इतिहास। ठीक है, अब मेन यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं फॉरवर्ड से। डेरिवेटिव मार्केट, प्रोडक्ट इन डेरिवेटिव मार्केट, फॉरवर्ड। सबसे पहले फॉरवर्ड क्या होता है? तो फॉरवर्ड सिंपल वही है जो मैंने आपको एक
फार्मर का एग्जांपल लिया, जो किसान का एग्जांपल दिया, वही फॉरवर्ड। दो पार्टी होते हैं, दो पार्टी है, दोनों आपस में एक एग्रीमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे फ्यूचर के लिए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद, कि इस डेट को इस प्राइस पे मैं आपको ये सौदा या ये कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बिजनेस, आपको कोई प्लॉट समझ में आ रहा है, आपको कोई प्लॉट एक समझ में आया कि यार यहां से कोई नया रोड निकल रहा है, कोई हाईवे निकल रहा है, या कोई मेट्रो की लेन निकल रही है, ऐसा कुछ फ्यूचर में अनाउंसमेंट होना है। आपने क्या सोचा यार 50 लाख का अभी है, हो सकता है अगर अनाउंसमेंट हो जाए तो ये बढ़ के अगले 6 महीने या साल भर में 1 करोड़ का प्लॉट हो सकता है। सेलर पार्टी है, उसमें बोला ठीक है, आप एक काम करो, 50 लाख के हिसाब से मैं सौदा कर लेता हूं, 1 साल बाद आप इसकी रजिस्ट्री करा लेना, अभी आप मुझे 10% दे दो, 5 लाख रुपए दे दो। अभी आपने 5 लाख रुपए दे दिया, एग्रीमेंट साइन हो गया, 1 साल बाद आप रजिस्ट्री कराओगे, तब तक हो सकता है इन बिटवीन अनाउंसमेंट हो गई तो प्राइस एकदम से बढ़ जाएगा, तो हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी को भी एग्रीमेंट करके बेच दो। अगर अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो हो सकता है प्राइस वहीं रहे, तो आपको पूरा पैसा देके रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। तो ये होता है फॉरवर्ड, ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई है। It is a contractual agreement between two party buy and sell the underlying asset at certain future date. Certain future date को एक एग्रीमेंट कर लेंगे, पर्टिकुलर प्राइस, एक प्राइस पे, जो कि प्री डिसाइड होगा ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिस दिन डेट का कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन साइन कर रहे हैं उस दिन वो प्री डिसाइड हो जाएगा कि इस प्राइस पे प्लॉट हम 50 लाख रुपए के रेट के हिसाब से हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब दोनों की, देखिए दोनों की अपनी अपनी आपस में एक ईमानदारी होगी, एक जिम्मेदारी होगी, इसमें किसी और का कोई लेना देना नहीं है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस ऑफ द अंडरलाइन एसेट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम पे प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसके लिए दोनों की आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपना कॉन्ट्रैक्ट वो लोग साइन कर रहे हैं। सिंस फॉरवर्ड आर निगोशिएटेड बिटवीन टू पार्टी, दो पार्टी के बीच में प्राइस निगोशिएट, भाई सामने वाला कह रहा है मैं 50 लाख में बेचूंगा, कह रहा नहीं यार 50 लाख नहीं, एक काम करो 45 लाख ले लो, तो प्राइस को आपस में क्या कर सकते हो, निगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। देन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कस्टमाइज, जो टर्म्स एंड कंडीशन होगा दोनों पार्टी का जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ उसके हिसाब से वो टर्म्स एंड कंडीशन को क्या कर सकते हैं, भाई दूसरी पार्टी कह रहे नहीं यार 1 साल बाद नहीं, एक काम करो आपको 20%, 10% अभी दे दो, 20% आपको 3 महीने बाद पेमेंट देना पड़ेगा, या 6 महीने बाद आपको 40% देना पड़ेगा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है ये वाला, इस लाइन में से कोई भी पूछ लेंगे भाई दोनों का रिस्क फैक्टर क्या है, दोनों पार्टी का, दोनों आपस में कंडीशन आपस में डाल सकते हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है कि दीज आर ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इस टाइप के जो एग्रीमेंट होते हैं ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ओवर द काउंटर। ये काउंटर मतलब सिंपल भाषा में, देसी भाषा में आप ये समझो कि भाई काउंटर पे बैठ के दो लोग एग्रीमेंट कर लिए, इस तरीके से आप याद कर लो, ओवर द काउंटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं दोबारा से इसको जो भी आपका क्वेश्चन होगा मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर। फ्यूचर क्या है, अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सिमिलर है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से, एक्सेप्ट डील मेड थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड। अब ये क्या है, देखो फ्यूचर, फॉरवर्ड और फ्यूचर में फर्क क्या है, थोड़ा सा अपन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ेंगे ये क्या लिखा हुआ है। फ्यूचर क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड है, किसके द्वारा, एक्सचेंज के द्वारा। जैसे आप फ्यूचर की ट्रेडिंग करते हो तो कौन ऑर्गेनाइज करता है, एनएससी ऑर्गेनाइज करता है, बीएससी ऑर्गेनाइज करता है। आप प्राइस नेगोशिएट नहीं कर सकते भाई, आप अपनी बिडिंग लगा सकते हो, अगर कोई सेलर आएगा तो उस प्राइस पे आपको दे देगा। यूनिवर्सल प्राइस है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए एक ही प्राइस चल रहा है ट्रेड, ऐसा नहीं कि आप अलग से जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने, नहीं यार भाई हम तो इस पे अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, वो काम कहाँ होगा, फॉरवर्ड में होगा, फ्यूचर में वो काम नहीं होगा, ठीक है। और क्या है, इस पे क्वेश्चन क्या आता है, फ्यूचर एज स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, और क्या आता है, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सिमिलर टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेक्ट द डील इज मेड थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड
रेगुलेटेड एक्सचेंज रादर देन बीइंग नेगोशिएटेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टी, दो पार्टी के बीच में नेगोशिएटेड नहीं होगा, जबकि एक्सचेंज से रेगुलेटेड एक ऑर्गेनाइज सेटअप है, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा भाई, क्वांटिटी क्वांटिटी प्राइस सबके लिए समान है, क्वांटिटी भी सबके लिए समान है, प्राइस किस प्राइस पे क्लोज हो रहा है वो भी सबके लिए समान है, कितना पैसा लगना है, कितना मार्जिन अमाउंट, टोकन मनी कितना कितना लगना है वो भी यूनिवर्सल है, सबके लिए सेम है, किस दिन एक्सपायरी होगी वो भी सबके लिए सेम है, क्योंकि ये क्या है, ऑल ओवर इंडिया के लिए या जहां भी एक्सचेंज ट्रेडेड हो रहा है उसके लिए क्या है, ऑर्गेनाइज सेटअप है। ठीक है, दे कैन ट्रेड ऑन एक्सचेंज, कहां पे ट्रेड कर सकते हैं, केवल एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको अब ये क्वेश्चन, ये जो लाइन आ रही है ना, वी में से फ्यूचर आर एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार फ्यूचर भी लिख दिया और उसमें फॉरवर्ड भी लिख दिया। तो फ्यूचर आर एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही है, जो कि एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज सेटअप के द्वारा, ऑर्गेनाइज एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ट्रेड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फ्यूचर के बारे में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पूरा ये फॉरवर्ड और फ्यूचर पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करेंगे ऑप्शन की। ऑप्शन क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं ऑप्शन है क्या। ऑप्शन ऐसे समझो आपने एक इंश्योरेंस बाई किया, मान के चलो 10 लाख का, आपकी एक गाड़ी ली आपने 10 लाख रुपए की, उसके लिए आपने 20,000 रुपए का प्रीमियम दिया और उसके रिस्क को कवर करने के लिए 10 लाख का इंश्योरेंस आपको कंपनी ने दे दिया। कितने टाइम के लिए, एक टाइम पीरियड डिसाइड हो गया भाई, 1 साल तक गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, गाड़ी चोरी हो जाती है, गाड़ी में कोई डैमेज होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसकी पूरे खर्चे की जिम्मेदारी किसकी है, अब इंश्योरेंस कंपनी की है। आपने उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट 20,000 रुपए का आपने एक प्रीमियम दे दिया, यानी आपके पास एक 10 लाख रुपए का राइट मिल गया कि ये 10 लाख रुपए इन केस ऑफ एनी सिचुएशन आप उसको, जैसे एक्सीडेंटल हो गया या फिर जो भी कंडीशन उसमें है उसके हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हो। और अगर आपने यूज नहीं किया तो 20,000 रुपए आपने उस टाइम के लिए, एक टाइम के बाद जाके वो लैप्स हो जाएगा। यही है ऑप्शन। ठीक है, अब इसी चीज को इन्होंने किताबी भाषा में लिख के दे दिया। ये एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन बार बार आएगा तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा। ऑप्शन क्या देता है, बाई और सेल का राइट देगा। ऑप्शन क्या देगा, बाई और सेल का राइट देगा, बट उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, यानी आपने 20,000 रुपए देके इंश्योरेंस ले लिया तो 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए में कोई भी खर्चा होता है तो आपकी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कंपनी अपनी जिम्मेदारी लेगी। ठीक है, while the buyer of an option pay the premium, प्रीमियम आपने पे किया, जो ऑप्शन बाई कर रहा है यानी जो इंश्योरेंस बाई कर रहा है वो क्या कर रहा है, प्रीमियम दे रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है और राइट ले रहा है, बाइंग का राइट ले रहा है, यानी 10 लाख रुपए का हमने राइट ले लिया कि भाई मेरे गाड़ी में अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो 10 लाख रुपए का खर्चा कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी। ठीक है, जबकि द राइटर किसको बोलते हैं, सेलर, यानी इंश्योरेंस कंपनी हो गई। राइटर कौन हो गया, ऑप्शन का इंश्योरेंस कंपनी। सेलर, इंश्योरेंस कौन बेच रहा है आपको, इंश्योरेंस बेच रही है इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी हो गई सेलर। राइटर एंड ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो क्या लेकर रही है, रिसीव कर रही है, रिसीव द प्रीमियम विद द ऑब्लिगेशन। ऑप्शन का प्रीमियम ले रही है और पूरी जिम्मेदारी ले रही है, ऑब्लिगेशन उसका पूरा है, पूरी जिम्मेदारी है कि भाई 1,000 रुपए से लेके, एक छोटे से छोटे अमाउंट से लेके और पूरे 10 लाख तक जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसकी पूरी जिम्मेदारी है हमारी कि हम आपको ये पूरा खर्चा देंगे अगर कोई दिक्कत आती है तो। ऑब्लिगेशन टू सेल बाय अंडरलाइन एसेट इफ द बायर एक्सरसाइज हिज राइट। एक्सरसाइज हिज राइट का मतलब क्या हुआ, आपने इंश्योरेंस क्लेम कर दिया। ठीक है, आपने इंश्योरेंस क्लेम कर दिया तो इसका मतलब हो गया कि एक्सरसाइज द राइट, जितने का इंश्योरेंस आपने क्लेम किया वो पैसा उसको देना पड़ेगा, ये उसका क्या है, ऑब्लिगेशन है, उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है,
तो ये हो गया ऑप्शन। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन बायर यानी इंश्योरेंस बायर, ऑप्शन सेलर यानी इंश्योरेंस सेलर कंपनी, राइट। ओके नेक्स्ट। अब आता है स्वेप। स्वेप पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। ऑप्शन पे ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ऑप्शन में से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा। बायर ऑप्शन को क्या देना पड़ता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है कि ऑब्लिगेशन है कि नहीं है, और सेलर ऑप्शन क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना पड़ेगा। ट्रू और फॉल्स का आता है, मैक्सिमम ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं इस पे ऑप्शन पे। स्वेप क्या है, अब देखो स्वेप में आपको समझा दो। स्वेप है करेंसी का प्रोडक्ट है। क्या है, ए स्वेप इज एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पार्टी टू द एक्सचेंज कैश फ्लो इन द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द pre-arranged formula. Swap are broadly speaking a series of forward contract. पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मूला बना दिया और कैश को एक्सचेंज कर रहे हैं फ्यूचर में कि भाई अभी करेंसी का एक्सचेंज रेट ये चल रहा है, मान के चलो डॉलर का रेट अभी आज के डेट में चल रहा है 84 रुपए। अब आपने जितने भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन हैज कर लेते हैं, तो उसको क्या या एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर प्री अरेंज इस पर्टिकुलर प्राइस पे हम अगले 6 महीने में आपसे करेंसी एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्वैप बोलेंगे। प्री अरेंज फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वैप आर ब्रॉडली स्पीकिंग ए सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है, दो पार्टी के बीच में हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है, दो पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। एक्सचेंज कैश फ्लो, एक कैश फ्लो जरूर याद रखना, इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, कैश फ्लो इन द फ्यूचर, ठीक है। स्वैप हेल्प मार्केट पार्टिसिपेंट टू मैनेज द रिस्क एसोसिएटेड टू द वोलेटाइल इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट और कमोडिटी प्राइसेस। इस किसमें होता है ये रिस्क मैनेज, कहाँ करते हैं, या तो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा, एक्सचेंज के प्राइस रेट, करेंसी का प्राइस ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा, उसके रिस्क को मैनेज करते हैं, कमोडिटी प्राइस के रिस्क को मैनेज करते हैं एग्रीमेंट करके, ठीक है। तो इसको स्वैप बोलते हैं। अब आ जाता है 2-3 क्वेश्चन यहां से आते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट से। अब ये पॉइंट आपको समझना है, चाहे दुनिया की कोई भी मार्केट हो उसमें सिर्फ 3 तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं। पहला हेजर, दूसरा ट्रेडर, उसको स्पेकुलेटर भी बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज के लिए, और तीसरा आर्बिट्रेजर, ठीक है। अब इस तीनों को समझना है, तीनों क्या होते हैं। हेजर क्या होता है, हेजर का मतलब होता है कि पोजीशन वो क्या करता है, हेज एक बाइंग पोजीशन के साथ साथ एक सेलिंग की पोजीशन साथ में रखता है। जैसे मान के चलो स्टॉक खरीदा तो फ्यूचर बेच दिया, फ्यूचर खरीदा तो साथ में ऑप्शन का पुट ले लिया, यानी कभी भी उसके पास ओपन पोजीशन नहीं होगी, हमेशा उसके पास क्या होगी, हेज पोजीशन होगी। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े फंड मैनेज होते हैं वो हेज फंड मैनेज करते हैं, क्यों, क्योंकि उनका रिस्क जो होता है वो बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। हेज फंड, अगर आप हेजिंग की ट्रेडिंग सीख लेते हो तो अपना फंड का पूरा आप रिस्क मैनेज कर सकते हो। हम लोग भी मैक्सिमम जो बड़ी पोजीशन बनाते हैं वो हेज करके ही पोजीशन बनाते हैं। जैसे अभी बाजार इतना करेक्ट हुआ, जिसने भी फ्यूचर का पोजीशन हेज करके नहीं बनाया होगा उसका सबका अकाउंट साफ हो गया, या तो पोजीशन काटनी पड़ी या फिर पैसा खत्म, ठीक है। तो हेजिंग ऐसा टूल है कि एक बाइंग पोजीशन के साथ साथ एक सेलिंग पोजीशन रहती है, जिससे आपका रिस्क मैनेज होते रहता है, आपको पता होता है कि मैक्सिमम रिस्क क्या हो सकता है, ठीक है। तो हेजर का ये काम है। ट्रेडर, स्पेकुलेटर, ट्रेडर क्या होता है, उसके पास कोई भी पोजीशन हो सकती है, वो उल्टा सीधा स्पेकुलेटर, मतलब नाम ही स्पेकुलेटर दे दिया, स्पेकुलेट करना है उसको, मार्केट को ऊपर नीचे, ऊपर बढ़ रहा है तो खरीदना है, गिर रहा है तो शॉर्ट सेल करना है, ओपन पोजीशन है, ठीक है। ये हो गया ट्रेडर। आर्बिट्रेजर क्या हुआ, तीसरा। आर्बिट्रेजर का मतलब होता है कि जैसे आर्बिट्रेजर भी सेम ऐसे ही होता है जैसे कि हेजर होता है। वो क्या करेगा, दो प्लेटफॉर्म यूज करेगा हमेशा। दो प्लेटफॉर्म कैसे, जैसे मान के चलो रिलायंस इंडस्ट्री का रेट एनएससी में चल रहा है 1299 रुपए और बीएससी में चल रहा है 1300 रुपए, मान के चलो 1 रुपए का गैप है। तो आर्बिट्रेजर क्या करेगा, बीएससी में खरीदेगा और सेम टाइम पे उस स्टॉक को एनएससी में सेल करेगा,
और पहले से कब कर सकता है? ऐसा नहीं है कि दोनों पोजीशन एक साथ बराबर हो गई, दोनों पोजीशन एक साथ बराबर नहीं होती। पहले से उसके पास स्टॉक में होल्डिंग होती है, पहले से पोजीशन होता है अपने पास डीमैट में, और दोनों स्टॉक दोनों एक्सचेंज पे वो ट्रेड करके बीच का जो 1 रुपए का जो गैप है ना, उसको ट्रेड करता है, उसको लेने की कोशिश करता है। और आज के डेट में आर्बिट्रेजिंग और हैजिंग ये सारा जो हो रहा है ना, वो बड़े बड़े सेटअप्स के साथ, टेक्निकल सेटअप्स के साथ हो रहा है, जो कि एचएफटी भी होता है उसमें, और बड़े बड़े एल्गो के सेटअप लगे हुए हैं, जिससे कि आर्बिट्रेजिंग और हैजिंग चल रही है। ठीक है, देखो वीडियो लंबा होगा, और इसलिए क्योंकि पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा। डिटेल में अगर नहीं समझेंगे तो फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे, गलती करेंगे, और फिर क्वेश्चन गलत करके आएंगे, पास आउट नहीं होंगे। और इससे इस वीडियो से आपको ये भी समझ में आएगा, जो पूरा डिटेल है ना, पूरा एक बोलते हैं ना बाल की खाल, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी डेरिवेटिव के बारे में, फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में। हमारा एजेंडा ही यही है। आपने पूरा का पूरा सीरीज देख लिया, इसका मतलब ये है कि आपको हर बारीकी के बारे में पता चल जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा होगा, क्योंकि ये क्या है, जॉब ओरिएंटेड है। जॉब ओरिएंटेड, आपने एनआईएसएम क्लियर किया, यानी आप कहीं जॉब कर सकते हो। तो जॉब अगर आप करते हो तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए, समझ में आनी, क्योंकि रिस्क किसका होता है? दूसरे के पैसे को आप ऑर्डर डाल रहे हो, कहीं कुछ उल्टा सीधा नहीं डाल दिया आपने, या उसने सामने वाले ने कुछ पूछा, आपने कुछ अलग उल्टा सीधा नहीं समझा दिया। ठीक है, तो अब यही चीजें आपको यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है। देखिए हैजर क्या बोल रहे हैं, मतलब ये जो हैजिंग का जो काम करते हैं इंडिविजुअल, वैसे तो अब इंडिविजुअल क्लाइंट भी काफी करने लगे हैं, ये मेनली कॉरपोरेशन, इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े बैंक्स, ये क्या करते हैं? डेरिवेटिव प्रोडक्ट यूज करते हैं, फ्यूचर के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, ऑप्शन ऑप्शन यूज करते हैं अपने रिस्क को क्या करने के लिए? रिड्यूस देयर रिस्क, अपने रिस्क को कम करने के लिए। ठीक है, और मार्केट का जो वेरिएबल है, जो उतराव चढ़ाव है, ऊपर नीचे जब बाजार जाता है, तो उसके लिए, और इंटरेस्ट रेट के रिस्क को, सबको क्या करने के लिए? कम करने के लिए। ठीक है, शेयर प्राइस या बॉन्ड प्राइस, करेंसी एक्सचेंज रेट, कमोडिटी प्राइस। अब जैसे मान के चलो, जो काफी बड़े बड़े ज्वेलर होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि गोल्ड ऐसे ही ले लेते हो, लेके गोल्ड बना के रखते हैं? नहीं करते हैं। उनके पास फ्यूचर में वो पोजीशन को क्या करते हैं? जैसे मान के चलो, आज आज किसी ज्वेलर ने 10 किलो गोल्ड खरीदा, सेम टाइम पे वो क्या करेगा? फ्यूचर में 10 किलो शॉर्ट कर देगा, सेल कर देगा। ज्वेलर कमाता है सिर्फ किससे? ज्वेलर कमाता है सिर्फ मेकिंग चार्जेस से। जो गोल्ड का उतराव चढ़ाव है, उससे पैसा कभी कोई ज्वेलर, बड़ी कंपनी कमाने की कोशिश नहीं करती है। इसलिए क्योंकि उसमें रिस्क फिर उसका बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है? प्रोडक्शन ज्यादा है, तो ज्यादा माल उठाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हैजिंग आपको समझ में आ गया। अब स्पेकुलेटर, स्पेकुलेटर आप लोगों को समझ में आ ही गया। देखो ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर का मेन मोटिव होता है ना, ये जो पॉइंट दिया ना, लिवरेज। भाई टोकन मनी दिया और 50 लाख का प्लॉट ले लिया, बस। ट्रेडर का सिर्फ इतना मोटिव होता है, कम पैसा लगा के ज्यादा कमाने की कोशिश। और वो क्या करता है? मार्केट को प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, और दूसरी चीज, उसका जो कॉस्ट होता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, वो क्या होता है? कम होता है। अगर आप स्टॉक खरीदने जाते हो, शेयर खरीदने जाते हो, तो 10 पैसा, 0.10% का तो आपका एसटीटी लग जाता है, गवर्नमेंट ही ले लेती है, दुनिया भर के टैक्स गवर्नमेंट लेती है। जबकि स्टॉक के कंपैरेटिव फ्यूचर में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, तो फ्यूचर में क्या होता है कि जो टैक्सेज होते हैं 10 टाइम्स कम हो जाते हैं। अभी थोड़े बढ़ गए, फिर भी बहुत कम है। ठीक है, तो कॉस्ट, जो ट्रांजैक्शन है वो क्या होता है? जनरली लोअर होता है, कम होता है। और हाई वॉल्यूम को, जैसे मान के चलो कि किसी को 50,000 शेयर खरीदना है, तो एकदम से जाके अगर किसी बहुत ज्यादा वॉल्यूम किसी स्टॉक में नहीं है, भले ही वो फ्यूचर में है, उसमें 50,000 शेयर का ऑर्डर डालेगा, तो एकदम से फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे हो जाएगी। लेकिन अगर उसका 1000 का लॉट है या 2000 का लॉट है, तो 25 या 50 लॉट का ऑर्डर डाल के, 2-2, 4-4 लॉट डाल के, और वो अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, तो हाई वॉल्यूम एग्जीक्यूट करने के लिए भी ट्रेडर यूज करता है। अब बात आ गई आर्बिट्रेजर की। आर्बिट्रेज is deal the product's profit by exploiting the price difference in product in the two different market। मैंने पहले बताया, दो मार्केट में
का जो गैप है, प्राइस का जो गैप है उसका लेने की कोशिश करता है क्या, आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या करेगा, वो एसेट को परचेस करेगा चीपली, सस्ता खरीदेगा एक लोकेशन पे, और साइमल्टेनियसली क्या करेगा, वो अरेंज करेगा सेल करने के लिए हायर प्राइस अनदर लोकेशन। एक लोकेशन यानी एनएससी पे खरीदा, बीएससी बेच दिया, बीएससी पे खरीदा, एनएससी बेच दिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। सच अपॉर्चुनिटी आर अनलाइकली टू। अब ये जो अपॉर्चुनिटी होती है वो थोड़ा सा हमेशा नहीं मिलती, कभी कभार आती है, दिन में एक आध ट्रेड मिल गया ऐसा। तो इसलिए आर्बिट्रेज क्या करता है, अलग अलग लोकेशन सर्च करते रहता है कि भाई किस एक्सचेंज पे, कहा किस मार्केट में मैं खरीदूं, किस मार्केट में बेचूं, जहां पे भी उसको गैप दिखता है। इसके लिए अब नॉर्मल लोग इसकी ट्रेडिंग नहीं करते हैं, इसके लिए बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, बड़े बड़े सेटअप बैठा रखे हैं, एल्गोरिदम रखा हुआ है, ठीक है, एचएफटी लगा रखा है कि जहां पे भी उनको गैप दिख रहा है एकदम से अपने आप डेटा एनालिसिस, उन्होंने डेटा एनालिसिस बैठा रखे हैं कि एकदम से उसको सर्च करके बताओ और ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो आर्बिट्रेजर का मेनली मतलब आपको यही समझना है कि दो मार्केट में, दो लोकेशन का जो प्राइस का जो गैप होगा, सस्ते में खरीदना और महंगे में, जो दो बिटवीन जो गैप होगा कुछ पैसे का, उस गैप को लेने की कोशिश करता है, ठीक है। अब आ गया टाइप ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। अब इसे देखो, इससे कुछ क्वेश्चन आने वाला है नहीं, तो इसको हम द ओवर द काउंटर मार्केट इज। अब ये देखो, ये वाला इससे क्वेश्चन आ सकता है, मैंने बोला ना ओवर द काउंटर। द ओवर द काउंटर मार्केट इज नॉट ए फिजिकल मार्केट प्लेस। ये कोई फिजिकल मार्केट प्लेस नहीं है, कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया है जहां की ओवर द काउंटर ट्रेड होगा, ठीक है। बट कलेक्शन ऑफ ब्रोकर डीलर एस्क्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। ये किसके द्वारा भाई, ब्रोकर डीलर। आप लोगों ने पावर ब्रोकर का नाम सुना होगा, पावर ब्रोकर, बहुत बड़ी बड़ी जो डील होती है दो काउंटर पार्टी के बीच में, उसके लिए पावर ब्रोकर हर सिटी में होते हैं, करोड़ों के डील जो करवाते हैं। तो इस तरह के लोग बैठे होते हैं जो कि डील करवाते हैं। द मेन आइडिया ऑफ द मार्केट इज मोर वे ऑफ डूइंग बिजनेस देन प्लेस बाइंग एंड सेलिंग द कॉन्ट्रैक्ट आर मैच थ्रू नेगोशिएटेड बिडिंग प्रोसेस ओवर द नेटवर्क, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मतलब ये लोग जो ट्रेड करते हैं ये क्या करते हैं भाई, फोन पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके प्राइस को क्या कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं भाई। महीनों महीनों तक प्राइस नेगोशिएट होते रहते हैं, बड़ी बड़ी जो डील होती है महीनों महीनों प्राइस नेगोशिएट हो रहे हैं और उसके बाद उनका डील हो रहा है। ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट हैव विटनेस्ड सब्सटेंशियल ग्रोथ ओवर द पास्ट फ्यू ईयर वेरी मच। अब देखो ये क्वेश्चन, ये वाला लाइन आपको समझना है। ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट इज लेस रेगुलेटेड मार्केट। अब इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि यह सही है कि गलत है, ट्रू है कि फॉल्स है। बिकॉज दीज ट्रांजेक्शंस occur in private among qualified counterparty who are supposed to be capable enough to take care themselves। ये ऐसे लोग आपस में करते हैं जो कि अपना रिस्क, क्या एग्रीमेंट हो रहा है, वो कैपेबल है दोनों सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, वो लोग करते हैं, ठीक है। In the OTC derivative market transaction among the dealing counterparty have the following feature compared to the exchange traded derivative। अब इसमें OTC में क्या फीचर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट आर टेलर मेड टू फिट इन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ डीलिंग काउंटरपार्टी। टेलर मेड का मतलब क्या हो गया भाई, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। जैसे मान के चलो मुझे जरूरत है मान के चलो, एग्जांपल के लिए बोलता हूं, मुझे जरूरत है 5 किलो गोल्ड की जरूरत है और मुझे 5 अलग अलग नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, तो ये कौन दे सकता है, एक्सचेंज ट्रेडेड तो देगा नहीं, वो तो कहेगा भाई मेरे पास 1-1 किलो का लॉट है, आप 5 ले लो। तो ये डील किससे हो सकती है, ओवर द काउंटर डील हो सकती है, भाई 5 किलो का मुझे एक ही सौदा चाहिए, आप कैसे भी दे दो, गला के दे दो, जैसे मर्जी दे दो, तो क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकता है। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ काउंटर पार्टी डिसेंट्रलाइज्ड एंड लोकेटेड विद इन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस। जो काउंटर पार्टी रिस्क है, क्रेडिट रिस्क, जो काउंटर पार्टी वो क्या है, डिसेंट्रलाइज है, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन आपस में ही कर लेते हैं, कोई सेंट्रलाइज नहीं है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक ही होगा। देयर आर नो फॉर्मल सेंट्रलाइज लिमिट ऑन इंडिविजुअल पोजीशन, लिवरेज और मार्जिन। ऐसा कोई सेंट्रलाइज पोजीशन नहीं है भाई, इतना टोकन मनी लेना है, इतना मार्जिन लेना है, इतना लिवरेज है, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देयर आर नो फॉर्मल रूल्स एंड मैकेनिज्म फॉर रिस्क मैनेजमेंट, ensure market stability and integrity and the safeguarding the collective interest of the market participant।
यहाँ पे देखो कोई भी फॉर्मल रूल्स नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं बना हुआ, कोई भी मैनेजमेंट नहीं है कि उसको मार्केट स्टेबिलिटी के हिसाब से कैसे उसको मैनेज किया जाए। दूसरा, इंटीग्रिटी नहीं है भाई, भरोसा दोनों का आपस में ही, अगर कोई कोई उसमें डिफॉल्ट करता है तो कर जाएगा, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, सेफ गार्डिंग द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट। ट्रांजेक्शंस आर प्राइवेट विद द लिटिल और नो डिस्क्लोजर टू द एंटायर मार्केट। ये पहले हमने कई बार डिस्कस कर लिया, जो ट्रांजेक्शन होगा दो लोगों के बीच में प्राइवेट होगा, उसमें कोई डिस्क्लोजर, वो कोई डिस्क्लोज नहीं करेंगे किसी मार्केट में, कुछ भी डिस्क्लोजर मार्केट का यूज नहीं करेंगे वो। ठीक है, अब इसके तुलना में जो एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्ड है, और ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर थ्रू, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां पे बायर और सेलर दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, सबके लिए भाव सेम है। ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन गारंटी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस सेटलमेंट ट्रांजैक्शन, इसके ऊपर भी एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बना हुआ है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन गारंटी देती है कि भाई आपने कोई सौदा खरीदा, मान के चलो रिलायंस का आपने एक फ्यूचर खरीदा, 500 का लॉट है, एक लॉट फ्यूचर खरीदा, तो ये गारंटी है कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट किस भाव पे आपने लिया, क्या उसका प्रॉफिट लॉस होगा, ये सब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अपने आप सेटल करके आपको देता रहेगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। अब आता है नेक्स्ट और आई थिंक लास्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव। इसमें ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है। लाइक द अदर सेगमेंट फाइनेंशियल मार्केट, द डेरिवेटिव मार्केट सर्व द फ्लोइंग in help the moving price discovery based on the actual valuation expression। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वेरियस रिस्क फेस बाय द पार्टिसिपेंट इन डेरिवेटिव, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से देखो, मार्केट पार्टिसिपेंट मस्ट अंडरस्टैंड दैट द डेरिवेटिव बीइंग लेवरेज इंस्ट्रूमेंट हैव रिस्क लाइक काउंटर पार्टी रिस्क। अब क्या होता है कि काउंटर पार्टी रिस्क क्या है, डिफॉल्ट, जैसे मान के चलो ओटीसी का जो काउंटर है, ओवर द काउंटर जो ट्रेड है, वहां पे अगर एक बंदा मुकर जाए डिलीवरी देने के लिए कि नहीं भाई रेट बढ़ गया, अब तो मैं प्लॉट नहीं बेच रहा तुम्हें 50 लाख में, तो दूसरा सामने वाला कोई कुछ नहीं कर सकता उसका, राइट। तो ये क्या, ये रिस्क, इस रिस्क को बोलते हैं डिफॉल्ट बाय काउंटर पार्टी, काउंटर पार्टी रिस्क। इस रिस्क को क्या बोलते हैं, काउंटर पार्टी रिस्क। तो ये काउंटर पार्टी रिस्क पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। प्राइस रिस्क, प्राइस रिस्क क्या हो सकता है, लॉस ऑन पोजीशन बिकॉज ऑफ प्राइस मूव। अभी मैंने जैसे आपको बताया, मान के चलो प्लॉट जहां पे आपने लिया, एग्रीमेंट किया, वहां पे हाईवे निकल गया, दो ही लोगों के बीच की बात थी, तीसरा कोई था नहीं, सामने वाला बोलेगा नहीं यार मैंने तो 70 लाख बोले थे, रेट बढ़ गया तो मैं तो नहीं दूंगा 50 लाख में प्लॉट, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे भाई। तो पोजीशन आप लॉस कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, प्राइस रिस्क, लॉस ऑन पोजीशन। अब ये भी आ सकता है कि लॉस ऑन पोजीशन रिस्क क्या हो सकता है और प्राइस रिस्क क्या हो सकता है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आएगा। बिकॉज ऑफ प्राइस मूव कर गया। लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है भाई, काउंटर पार्टी रिस्क है, मतलब सौदा ही ज्यादा नहीं है, प्राइस ऊपर नीचे होगा तो लिक्विडिटी रिस्क आ जाता है। ठीक है, इनएबिलिटी टू एग्जिट फ्रॉम ए पोजीशन, मतलब मान के चलो लिक्विडिटी रिस्क का मतलब हो गया, जैसे मान के चलो आप स्टॉक मार्केट में कोई फ्यूचर लेते हो, आप 10 करोड़ का भी सौदा लोगे, जब चाहो बेच सकते हो। आपने कोई प्रॉपर्टी का प्लॉट लिया, इमरजेंसी आ गई, आपको अभी बेचना है, विद इन ए सेकंड बेचना है, कल आपको पेमेंट चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, खरीदार ही नहीं है। जब आप बेचने जा रहे हो बायर नहीं है, और अगर बायर है भी तो आपके जो आपको जरूरत है, मजबूरी है, उसका फायदा उठा के बोलेगा नहीं यार 50 लाख कहाँ है यार, इसका भाव तो 30 लाख चल रहा है यहाँ पे, अब आपको मजबूरी में बेचना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मैग्नीजम उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है ना, लिक्विडिटी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। अब आएगा ऑपरेशनल रिस्क। ये सारे जो पॉइंट्स है ना, इस पे क्वेश्चन आते हैं, कब किस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। काउंटर पार्टी रिस्क, प्राइस रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। फ्रॉड हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रॉपर कर सकते हैं, एजुकेशन, भाई रेट बताया आपको 50 लाख, डॉक्यूमेंट्स दूसरा बना के दे दिया भाई ने तो 70 लाख बोला था। ठीक है, एंड मे नॉट बी ऑपरेटेड एवेन्यू फॉर someone of limited resources or having limited trading experience। अभी एक
डिस्क्लोजर दिया जा रहा है कि भाई जो भी मार्केट में ट्रेड कर रहा है आप उसको रिस्क डिस्क्लोजर को ठीक से समझो, उसको भाई क्या रिस्क है, आपका डेरिवेटिव में लिवरेज ज्यादा है, सारी चीजें हैं, तो अपने रिस्क को समझ के आप उसको ट्रेड करें, ठीक है। ये मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स इशू बाय द, अब ये रिस्क डिस्क्लोजर जो डॉक्यूमेंट्स होता है कौन इशू करता है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने तो अभी तक देखा नहीं किसी भी सैंपल पेपर में कि कोई क्वेश्चन आया हो। तो मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स इशू करता है एक्सचेंज, और इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन उसमें होता है इक्विटी और F&O सेगमेंट का। ऑल प्रोस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट शुड रीड द डॉक्यूमेंट्स बिफोर ट्रेडिंग कैपिटल मार्केट कैश सेगमेंट। अभी आपको एक डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर दिया गया है कि भाई ट्रेडिंग करने से पहले आप पूरे डिस्क्लोजर को समझो। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, देखो हमने क्या क्या कवर कर पाए, क्या ये सारे क्वेश्चन कवर हो पा रहे हैं। एन इंडेक्स ऑप्शन इज क्या है भाई, सीधी सी बात है, इंडेक्स ऑप्शन है तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, हमने कवर कर लिया था। ओके, नेक्स्ट, द परचेज ऑफ अ शेयर इन वन मार्केट एंड द साइमल्टेनियसली सेल इन डिफरेंट मार्केट टू बेनिफिट फ्रॉम प्राइस डिफरेंस नोन। पहले डिस्कस कर लिए, एक मार्केट में खरीदेगा दूसरे मार्केट में कौन करेगा भाई, आर्बिट्रेजर, तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, अभी आर्बिट्रेजर होगा। ओके, नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर ट्रेडिंग। फाइनेंशियल डेरिवेटिव फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड करता है, ट्रेडिंग, हैजिंग, आर्बिट्रेजिंग, ऑल ऑफ एबव, तीनों प्रोवाइड करता है ना भाई, ट्रेडिंग भी करो, हैजिंग भी करो, आर्बिट्रेजिंग भी करो। उसके बाद देखो आ गया ऑपरेशनल रिस्क, मैं बात कर रहा था, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, प्राइस रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, यानी काउंटर पार्टी रिस्क, ये सारे रिस्क वाले क्वेश्चन आएंगे। ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड लॉसेज ड्यू टू टू मच मैनेजमेंट कंट्रोल, इनकम टैक्स रेगुलेशन और गवर्नमेंट पॉलिसी। तो भाई डिजास्टर प्लानिंग, ऑपरेशनल रिस्क क्या है, कोई ऑपरेशन नहीं है मतलब डिजास्टर इन डिजास्टर प्लानिंग, तो ये ऑपरेशनल रिस्क से ये क्वेश्चन आपका आ गया। और क्या है भाई, और कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं है। तो ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट अपन मिलेंगे सेकंड चैप्टर के लिए। होप वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आपके पास टाइम हो भाई 10-10 मिनट निकाल के तैयारी करने का तरीका मैं आपको बता दूं। सिंपल, पहले तो प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है, एक नोटबुक तैयार करो, नोटबुक तैयार करके और हेडिंग्स के हिसाब से आप इसको लिखते जाओ, समझते जाओ, और हर किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन जो जो मैंने अंडरलाइन किए हैं उस टॉपिक को आप एक बार लिखोगे तो एकदम से आपको ध्यान आ जाएगा और जल्दी से जल्दी आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे। थैंक यू सो मच।